राधे राधे साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AVH कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले के लेक्चर्स में देख चुके होंगे कि हम संधियों की चर्चा कर रहे थे, जो हम शायद हमने स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि की चर्चा कर चुके थे। अब उससे आगे हम अनवरत किसी कारणवश नहीं कर पाए, लेकिन आज हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि आज से हम फिर दोबारा कंटिन्यू आपके लिए ला सकें। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम संधि की चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे कड़ी में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम यड़ संधि, किसकी? यड़ संधि की। तो यड़ संधि आप सभी लोगों ने हिंदी में पढ़ते आ रहे होंगे, संस्कृत में भी पढ़ी होगी। तो इसमें ऐसा कुछ नया तो नहीं है, लेकिन जो है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें पूछने वाली बात क्या है कि इसमें सूत्र पूछ लेता है, कभी कभी इसका सूत्र दे देगा और उसमें अन्य संधियों के नाम दे देगा। बस आपको बताना है कि ये किस संधि का नाम है या किस संधि का सूत्र है। तो देखते हैं हम यड़ संधि का सूत्र, यदि आपको आता हो तो जरूर बताएं। चलिए कौन सा है? एको यड़च। कौन सा? एको यड़च। यदि आपने इससे पहले वाले यदि हमारे लेक्चर देखे होंगे और उसमें माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों की जो हमने चर्चा की है, तो उसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण जो प्रत्याहार थे उनकी हमने चर्चा कर ली है और माहेश्वर सूत्र में भी किए थे। तो उसमें आपको दिखा होगा कि एक यड़ और अच 3 प्रत्याहार दिखते हैं। वैसे अगर देखा जाए संधि में कुछ नहीं होता, बस समझने वाली बात है। संस्कृत की संधियां इतनी आसान होती हैं कि उनके सूत्र में ही उनका पूरा सार छिपा हुआ रहता है। यदि आप एक बार समझ गए तो संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक प्रत्याहार है। कौन सा? एक। और कौन सा है? यड़ प्रत्याहार और अच। ये 3 प्रत्याहारों से पूरी संधि बनती है यहाँ पर। लेकिन इसका क्रम से अगर देखा जाए तो यही चीज इधर रख देते हैं हम, एक धन अच बराबर यड़। ये तो बिल्कुल संक्षिप्त में बता दिया मैंने। एक धन अच धन अड़ वो बराबर अयड़, यानी अर्थात एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले जो भी वर्ड हैं, ई उ रिल, यानी 4 वर्ड जो आते हैं, उनके बाद कोई भी अच, अच का अर्थात स्वर, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाना है? यड़ हो जाना है। यड़ में कौन से वर्ड आते हैं? यड़ में अंतस्थ वर्ड आते हैं, या वाला। तो इसी चीज को यदि हम लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये नोट करते चलना आप लोग। मैं अब लैंग्वेज लिख रहा हूं इसकी। चलिए नीचे ही कर देते हैं यहाँ पर ना। देखिए परिभाषा आप हेडिंग बना सकते हैं, परिभाषा, या सूत्रार्थ डाल सकते हैं। इसमें कहते हैं कि एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद, एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद कौन से वर्ड आते हैं एक प्रत्याहार में? यानी अर्थात ई उ री और लृ, ये 4 वर्ड आते हैं हमारे एक प्रत्याहार में। बस वही बात कर रहा है कि एक प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार का मतलब समझते हैं? जिन्होंने कभी नहीं संस्कृत पढ़ी है तो उनके लिए समझ लीजिए, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को संक्षिप्त में कह देना। जैसे किसी का नाम है, जैसे दिनेश कुमार किसी का नाम है, तो उसे हम संक्षिप्त में यदि प्रत्याहार बनाएंगे तो कह देंगे डीके। डीके क्या हो गया? ये एक प्रत्याहार हो गया। बस वही एक संस्कृत में ये चीज रहती है कि अनेक शब्दों, अनेक वर्डों को कम से कम वर्ड में कह देना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद कोई असमान, कैसा? असमान दिख रहा है? ठीक, असमान अच आ जाए, अच अर्थात स्वर, असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः स्वर आ जाए तो क्रमशः, क्रमशः का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ई उ रि ल है, उसी प्रकार से यड़ प्रत्याहार के वर्ड आएंगे तो क्रमशः, यानी एक प्रत्याहार के वर्डों के बाद कोई असमान अच आ जाए तो क्रमशः यड़ प्रत्याहार के वर्ड आते हैं। यड़ प्रत्याहार के वर्ड आते हैं। इसी चीज को आप नोट कर लीजिए। मैं जस्ट ही इसके बाद डायग्राम फिगर के माध्यम से तुम्हें समझाऊंगा। यानी एक प्रत्याहार के वर्डों के बाद कोई भी, यानी कोई असमान, यानी कोई भी अच आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो अच तो आ जाए तो क्रमशः यड़ प्रत्याहार के वर्ड आते हैं। किसके स्थान पर आते हैं? एक के स्थान पर आते हैं। यह भी समझ लेना कि अच आ जाए तो क्रमशः एक के स्थान पर, यहां पर ये मेंशन कर लेना, मैंने छोड़ दिया है
कि इक के स्थान पर यड़ प्रत्याहार के वर्ड आ जाए। वीडियो को आराम से देखना, जल्दी जल्दी में देखो, कुछ छूट जाएंगी चीजें। चलिए अब इसी चीज को हम अपने डायग्राम फिगर के माध्यम से समझाते हैं, कैसे करेंगे। नोट कर लिया? चलिए बड़ी स्याही वैसे ही है। चलिए कोई बात नहीं, स्याही ज़्यादा ओरिजिनल वाली है इसलिए साफ नहीं हो रहा जल्दी बोर्ड, परमानेंट तो नहीं है खैर। चलिए अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे। हमने कहा था एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान अच आ जाए यानी स्वर आ जाए तो एक के स्थान पर, किसके स्थान पर? एक के स्थान पर क्या हो जाए? यड़ हो जाए। जैसे यानी मैंने यहाँ एक लिखा है, ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ एक लिखा है और इधर यड़ है और इधर अच है, तो ये तो पहले वाला लिखा था। अब मैं ऐसी चीज को यदि मैं संशोधन करके अपने माध्यम से लिखूं तो कैसे लिखेंगे? एक अच और यड़ बराबर, दिख रहा है? एक मिनट, थोड़े से इंक डालने हैं। और जो भी ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो जो जिनकी समझ में आ गई वो तो ठीक है, जिनकी समझ में नहीं आई तो इसे वीडियो को 1 से 2 बार देखते जाएं और इसे नोट कर लें। बाकी का जो समझ में ना आए वो ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए यानी एक अच यड़, अच का अर्थात स्वर और एक में आने वाले 4 वर्ड। देखिए कैसे करें। एक में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ई, उ, री और ल, यही 4 वर्ड आते हैं। इसके बाद हमने कहा कोई भी असमान अच आए, इसी को लिख लीजिए यहाँ पर, असमान अच अर्थात कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाना है? यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं बताइए? यानी अंतस्थ वर्ड, यानी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा? या बन जाएगा, हलंत में रहेगा, ये ध्यान रखना। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वाह हो जाएगा, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो रा हो जाएगा, ल के बाद कोई असमान स्वर आए तो ला हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये सभी वर्ड हलंत में रहेगा। यदि आपने हलंत नहीं लगाया तो ये संधि बनाने में आपको दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। अभी बस संधि बस इतना ही होता है कि यड़ संधि वैसे समाप्त है। अब बस क्या है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझना है। यानी एक अच यड़, इतना रखना सीख गए, संधि क्लियर आपके। यानी सूत्र क्या है? इको यड़च। पूछने वाला सिर्फ इसमें यही है, सूत्र पूछ लेता है इसका, इको यड़च, इसलिए सूत्र हमेशा याद रखें। जैसे यदि हम चलिए ये नोट कर लिया होगा, अब मैं इसके उदाहरण लेता हूं, इधर देख लेते हैं। चलिए जैसे मैंने इधर लिख दिया यद, क्या? यदि धन अप, यदि धन अप। तो यहां देखिए यदि में आपका जब दा हलंत करेंगे तो क्या निकला? आपका ई निकला, ह्रस्व ई। और ह्रस्व ई के बाद इधर देखिए आ है अप, यानी इधर देखिए और इधर देखिए, ये दोनों समान स्वर तो नहीं है, नहीं है ना? ये ई है और ये आ है, ये दोनों असमान स्वर हैं। वही हमने कहा है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाए? या हो जाए। किसको? ई को। तो ई को आदेश होगा, एक आदेश है ना, कि ये मैं सोचना कि ई और आ मिल करके या बने, ऐसा नहीं। केवल ई को यह आदेश हुआ है कि ये या बना है। ये आदेश समझ रहे हैं? आदेश का मतलब यानी ई के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड, यानी किसी स्थान के वर्ड के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड आकर के विराजमान हो जाए, उसे हम आदेश वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बचा आपका? यद हलंत बचा, और यहाँ या हो गया, और इधर या क्या है? अप। अब ये या जाकर के इसमें मिल जाएगा, और ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। जब दोनों व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है? वैसे देखा जाए तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यद्यपि, ऐसे करके गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, इनमें से गलत एक भी नहीं, ठीक है। जैसा आपको एग्जाम में, परीक्षा में मिल जाए वो आप लगा के आ जाना। समझ गए होंगे? मैंने ई का एक उदाहरण दिया, अब मैं आप लोगों को एक ऊ का उदाहरण देता हूं, ठीक है। जैसे बधू धन अलंकार,
नोट करते रहना, ठीक है। क्या आएगा? वधू धन अलंकार। तो हमने कहा था कि आगे पूर्व वर्ड में, यानी इधर वाला जो वर्ड होता है पहले वाला, उसे पूर्व वर्ड कहते हैं, और जो बाद वाला होता है उसे पर वर्ड कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ देखा कि पूर्व में कौन सा स्वर आ रहा है। देखिए एक प्रत्याहार का कोई स्वर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है? दा हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? ऊ निकलेगा। वो भी दीर्घ हुए ह्रस्व नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, दीर्घ ऊ। और इधर क्या है? अलंकार। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ह्रस्व ही आई है तभी ऐसा हो। यहाँ पे चाहे दीर्घ ही हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाहे दीर्घ हो फिर भी वही होना है, चाहे दीर्घ री हो फिर भी वही होना है। लरा का दीर्घ नहीं होता, केवल लरा वैसा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ बधु धन अलंकार, यानी धा अलंत कर दिया, ऊ बचा। अब ऊ के बाद देखिए कोई असमान स्वर आया है। क्या आया? असमान स्वर। तो ऊ को देखो क्या आदेश हुआ यहाँ पर? वाह आदेश हुआ। क्या? वाह। वो भी वाह हलंत। तो इधर देखिए वध ध हलंत कर दिया, और इधर क्या है? अलंकार। और धा में जब वाह जाकर जुड़ जाएगा तो क्या द्वित्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? द्वित्व। क्योंकि एक हमने संहिता संज्ञा पढ़ाई होगी, उसमें आपको बताया होगा परह सन्निकर्ष संहिता, यानी जब दो वर्ड जब अधिक सन्निकट आ जाएं तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। और ये भी मैंने बताया होगा कि संधियों में संहिता नित्य होती है। एक सूत्र होता है संहिता संज्ञा करके, संज्ञा होती है, उसका सूत्र रहता है परह सन्निकर्ष संहिता। मैंने शायद पढ़ाया है पहले, देख लेना पिछले लेक्चर में। तो वहां पर संहिता होती है कि दो वर्डों का आपस में अधिक निकटतम आ जाना संहिता कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर वध में जब वा जुड़ जाएगा और ये आ इसका इसमें मिल जाएगा, स्वर इसे मिल जाएगा, तो वध हो जाएगा पूरा वध्व। और ये अलंकार है तो वध्व अलंकार, ठीक है, वध्व अलंकार। अभी यहाँ आ होता तो वध्वालंकार हो जाता, ठीक है। इसका और देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। अनुधन एषणम। क्या? अनुधन एषणम। नोट करते रहे ना भाई अपने आप। अनुधन ऐषणम। अब देखो यहां क्या है? अन में ना हलंत किया, ऊ बचा, और इधर क्या है? ऐषणम। अब ऊ को बाद कोई असमान स्वर आया तो ऊ को क्या आदेश होगा? वाह आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा अन्वेषणम। अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी आपके पुस्तक में, आपके पास जो भी पुस्तक हो उससे आप एग्जाम्पल लगाइए, अधिक से अधिक जितने आप एग्जाम्पल लगाएंगे, उदाहरण लगाएंगे, उतना ही आपकी संधि और मजबूत होगी। बस बताने को तो बस इतना होता है कि एड संधि में एको एड चीज का सूत्र है, बाकी बनता कैसे वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, खत्म करते हैं इसको। और भी जैसे कुछ, जैसे री वाला भी एक ले लीजिए, जैसे पितृधन आज्ञा। क्या? पितृधन आज्ञा। और ये ना लेकर के मातृ धन अंश ले लीजिए, क्योंकि पितृ आज्ञा ये मैंने कई बार कराया और फलानी क्लास में भी कराता हूं, तो कुछ नया उदाहरण लीजिए। क्या है? मातृधन अंश, यानी मातृ अंश, यानी माता का अंश। आप सभी लोग अपने माता पिता का ही अंश हैं, बस वही शब्द है यहाँ पर। क्या है? देखिए माता हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? इससे री निकलेगा, और इधर क्या है? अंश। तो री के बाद देखिए आ आया है, असमान स्वर आया है, तो री को क्या आदेश हो जाना है? र। तो क्या बनेगा? ता हलंत है, रा भी पहले से ही है, तो ता और रा हलंत मिल करके क्या शब्द बनाते हैं? तो पता होगा, त्र। क्या बनाते हैं? त्र बनाते हैं। और इधर क्या है? अंश। तो पूरा बन जाएगा मात्रंश, ठीक। चलिए अच्छा, एक और लरा का भी ले लीजिए। होत्र धन लकार, नहीं, ल धन आकृति देख लीजिए। क्या? ल धन आकृति। ल धन आकृति, इसके ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं, कुछ ही है। तो यहां देखिए ल के बाद असमान स्वर आया, तो ल को क्या आदेश हो जाता है? ला हलन। और इधर क्या है? दीर्घ आ है, तो ला में जब दीर्घ आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाकृति, ठीक है।
क्लियर है? आपकी यहाँ पे येड़ संधि क्लियर हो जाती है। बाकी जितने भी और भी हैं उदाहरण में एक दो उदाहरण आपके लिए बोले दे रहा हूं। ल धन आकृति, देखो ल के बाद असमान स्वर आया है, देखना ल के बाद असमान स्वर आया है तो हमने यहाँ स्वर में सूत्र में बताया था ल के बाद कोई असमान स्वर आए तो ला आदेश हो जाता है। जब ला आदेश हो गया तो ला हलंत है और आगे स्वर है, तो व्यंजनों का नियम होता है कि अनवग भवत व्यंजन, यानी व्यंजन स्वरों के पास जाते हैं ना कि स्वर व्यंजनों के पास। तो ये व्यंजन जो है स्वर के पास पहुंच करके इसने अपनी मात्रा दे दी स्वर ने इस व्यंजन को, तो क्या बना लाकृति। बिल्कुल सही है ये, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है क्योंकि गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। लाकृति की जगह आप लाकृति भी करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के और भी उदाहरण जितने हैं आपकी पुस्तक में हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे देखना चाहें, जैसे जैसे इसी का जैसे होता है स्वागतम, सुधन आगतम, मतलब सब पढ़ा दिया और स्वागतम नहीं पढ़ाया तो येड़ संधि में क्या पढ़ा, कुछ नहीं। क्या बनेगा, सुधन आगतम, ठीक है। तो यहां देखिए सु में सा हलंत करेंगे तो ऊ निकलेगा और इधर क्या है आगतम, तो ऊ को क्या आदेश हो जाएगा वाह हलंत, ठीक है, और इधर क्या है आगतम। अब जब सु में से हमने ऊ निकाल लिया था तो सा आधा बचा था हमारा, क्या बचा था आधा सा बचा था, तो यहां पर क्या हुआ आधा सा, यानी बन जाएगा स्वागतम, ठीक है। चलिए बाकी के और जितने भी उदाहरण हैं आप अपनी किताब से, पुस्तक से, हाई स्कूल इंटर की कोई भी पुस्तक हो यूपी बोर्ड की उसमें देख सकते हैं। और ज़्यादातर सुपर टेट, यूपी टेट लेवल की परीक्षाओं में और अन्य जैसे यूपी पुलिस वगैरह परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं यहीं से उदाहरण आते हैं और ज़्यादातर इंटर हाई स्कूल के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, इससे अधिक नहीं पूछते। चलिए इसके बाद हम अगली संधि हम पढ़ाएंगे येड़ संधि। कौन सी संधि, येड़ संधि पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ येड़ तो चली रही है, येड़ के बाद मतलब अयादी संधि, ठीक है, अयादी संधि पढ़ाएंगे। तो अयादी संधि पढ़ाने के लिए अब ज़्यादा वीडियो बड़ी ना करके अगली वीडियो में अयादी संधि को दे देंगे। आप एक संधि को एक वीडियो में कम से कम 10-12 मिनट में आप एक संधि क्लियर कर लें, उसके बाद अगली संधि अगली वीडियो में देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।